चलिए ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चे लोग, और हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। ठीक है, चैप्टर 13 जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्या नाम है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, ये चैप्टर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इससे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में। हम लोग समझते हैं कि आखिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि ये गैस क्या है। गैस, तो हमको पता है कि गैस जो है ये स्टेट ऑफ मैटर है, हाँ या ना, जिसका कोई डिफिनिट शेप एंड साइज नहीं होता है। हाँ, लेकिन हम जिस कंटेनर में रख देते हैं ये उस कंटेनर का शेप एंड साइज ले लेता है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। क्या आता है? प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में हम लोगों को दो तरह की प्रॉपर्टी जाननी है। एक को हम बोलते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। और दूसरे को हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। दूसरे को क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है ये समझते हैं। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी क्या है। मैक्रो का मतलब बड़ा होता है। ठीक है, तो जहां पे आपको गैस ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी की जानकारी के लिए गैस ज्यादा अमाउंट में चाहिए होगा, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी बोले तो जैसे कि प्रेशर, गैस कितना प्रेशर लगा रहा है ये पता लगाने के लिए आपको प्रेशर को ज्यादा अमाउंट में चाहिए, हाँ या ना। जैसे कि वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है? ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसी तरह से माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी होता है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम लोग जो है वो गैस के बिल्कुल माइक्रो लेवल पे चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं? माइक्रो लेवल पे। ठीक है, मतलब उसके मॉलिक्यूल्स पे हम लोग पहुंच जाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में हम लोग को पढ़ना होता है कि इसकी वेलोसिटी, गैस की वेलोसिटी वो उसके मॉलिक्यूल से ही पता चलता है। ठीक है, उसका लीनियर मोमेंटम, कि गैस का लीनियर मोमेंटम क्या है, ये कहां से पता चलेगा? उसके मॉलिक्यूल से पता चलेगा। ठीक है, लीनियर मोमेंटम। ठीक है, या गैस के पास जो भी एनर्जी, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी की जानकारी हमको कहां से मिलेगी? ये हमको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, मतलब गैस के जब स्मॉल मॉलिक्यूल्स को हम लोग लेंगे तो उससे हम लोग को ये चीजें पता चलेगी। अब क्या है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस? ठीक है, ये वो थ्योरी है जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में रिलेशन बताता है। ठीक है, मतलब ये प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का वेलोसिटी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। तो वो थ्योरी जो कि मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को रिलेट करता है, उस थ्योरी को हम लोग बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, और इस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आगे की चीजों को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा चार्ल्स लॉ, गैलिलियोस लॉ, बॉयल्स लॉ, ये सब सारी चीजें अभी हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पढ़ेंगे चार्ल्स लॉ। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बाबू चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, तो आप बोलेंगे सर ये तो हम लोगों को पता है। चार्ल्स लॉ बोलता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए? प्रेशर अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को चार्ल्स लॉ में पता है। लेकिन अगर हम आपसे ये पूछ दें कि बताइए बच्चों, हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से, हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा? तो आप क्या बताएंगे? हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से वॉल्यूम कितना इंक्रीज करेगा? तो आप क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर इसका जो हर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के राइज करने से वॉल्यूम जो है ये 1/273.15 टाइम्स उस गैस का वॉल्यूम जो होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना से राइज कर जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का जो वॉल्यूम है ये V0 है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1 डिग्री सेल्सियस पे कितना होगा, तो आप इसको बोल सकते हैं V0 प्लस 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से कितना बढ़ेगा? V0/273.15 टाइम्स ये इतना इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों को किसने बोला? चार्ल्स ने बोला। चार्ल्स ने क्या बोला कि अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। और ये सिर्फ बढ़ने के केस में नहीं, ये घटने के केस में भी है। अगर आपका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो यहां पे वॉल्यूम इतना ही टाइम से क्या हो जाएगा? उस केस में डिक्रीज हो जाएगा, मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्या? ये था चार्ल्स लॉ। इसके बाद हमारे पास आता है
गै-लुसाक्स लॉ। गै-लुसाक्स लॉ, ठीक है। ये भी बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम तरह की बातें बोलते हैं। यहां पे सिर्फ ये बोलते हैं कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। प्रेशर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा और टेम्परेचर को घटाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। अब बात ये है कि सर कितना से बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस अगर हम टेम्परेचर बढ़ाए हैं तो प्रेशर कितना से बढ़ेगा, या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घटाए हैं तो प्रेशर कितना से घटेगा। तो याद रखना है कि ये अगर 1 डिग्री सेल्सियस से आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो प्रेशर जो है ये 0 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 273.15 टाइम से ये क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जैसा वहां पे हम लोगों ने चार्ट से पढ़ा था, यहां पे भी ऑलमोस्ट सेम चीज आ रहा है या ना, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर प्रेशर है P नॉट, ठीक है, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोल सकते हैं कि सर ये 0 पे P नॉट है और उसमें कितना, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से हमेशा कितना बढ़ेगा, तो जो भी 0 डिग्री सेल्सियस पे प्रेशर है उतना डिवाइडेड बाई 273.15। ये चीज आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि बताइए 1 डिग्री सेल्सियस प्रेशर बढ़ने से कितना राइज होगा, तो इतना राइज होगा। और टोटल प्रेशर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से पूछ दिया जाए तो P नॉट प्लस P नॉट बाई 273.15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, गै-लुसाक्स लॉ। और इसमें सबसे लास्ट में जो हम लोगों को पढ़ना है ये है बॉयल्स लॉ। क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने बोला कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, तो प्रेशर जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेशर जो है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। और ये क्या था, ये था बॉयल्स लॉ। बॉयल्स ने हम लोगों को क्या बोला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। एग्जाम में आएगा तो आप लोगों को ये सब टिक करके आना है ना, समझ गए बातों को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ के हम लोग सीखेंगे, ठीक है, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी, ठीक है। आप जानते हैं, ठीक है, क्या सीखेंगे हम लोग, रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझेंगे क्या है, आप लोगों को सिर्फ समझना है कि फार्मूला क्या आता है, ठीक है। इससे अलग अलग फार्मूला डिराइव होते हैं, उस चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को सीखना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये एक कंटेनर है हमारे पास, क्या है ये एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है, बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो इस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी है ये C1 है, इसकी जो वेलोसिटी है ये C2 है, इसकी जो है ये C3 है, इसकी जो स्पीड है C4 है, इसकी स्पीड जो है C5 है। इस तरह से मान लेते हैं n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और सारे की स्पीड आपको दी गई है C1 C2 C3 C4 C5 करके अप टू Cn तक, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है ना, हमसे बोला जाता है कि इस कंटेनर के ऊपर गैस कितना प्रेशर लगाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे m मास ऑफ गैस है और इसका वॉल्यूम कितना है, V है, वॉल्यूम कितना है, V है। तो यहाँ जो प्रेशर लगता है ना, ये जो गैस जो प्रेशर लगाता है ये कितना होता है, ये होता है 1/3 रो इंटू CRMS, ठीक है। क्या चीज, 1/3 रो इंटू CRMS का होल स्क्वायर, ठीक है। वेयर रो क्या है बच्चों, रो हम बोलते हैं डेंसिटी, और डेंसिटी बोले तो मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। और CRMS ये रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाता है। CRMS क्या कहलाता है, ये कहलाता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड कहलाता है। ये CRMS का जो वैल्यू है अगर आप कभी निकालना चाहेंगे तो ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर रूट हो गया, रूट ले लिए, फिर इसके क्या है, सारा जो भी स्पीड दिया है C1 C2 C3 C4 सारे को स्क्वायर करके ऐड कीजिए, मतलब C1 का स्क्वायर प्लस
T2 का स्क्वायर प्लस T3 का स्क्वायर अप टू कहाँ तक, Cn के स्क्वायर तक, और होल डिवाइड बाई इसका मीन निकाल दीजिए। तो इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। क्या बोलते हैं इसको, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस फॉर्मूला को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि प्रेशर जो है ये 1/3 m/v इंटू CRMS का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो सकता है। इसको इधर से इधर और इसको इधर से इधर कर देंगे तो हमको मिलेगा कि CRMS जो है ये स्क्वायर रूट ऑफ 3PV/MB होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि RMS स्पीड जो है ये कितना होगा, 3PV/M होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या है, CRMS का वैल्यू कितना है, √3PV/M। ठीक है, ये आपसे ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में कि ये क्या होगा, कितना होगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन है बिटवीन प्रेशर एंड वेलोसिटी। प्रेशर और वेलोसिटी के बीच में मैंने आप लोगों को रिलेशन बताया है। ठीक है, और फिर बाद में मैंने आप लोगों को CRMS का वैल्यू बताया है। ठीक है, इसके अलावा और क्या आता है सर, तो इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं इसमें आपसे पूछा जाएगा कि रिलेशन बताइए, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एंड प्रेशर। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर, ये आपसे एक सवाल पूछा जाता है। हम लोग देख लेते हैं कि क्या है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड प्रेशर। ठीक है, आइए देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि प्रेशर जो है ये कितना है, 1/3, अभी तुरंत बताए हैं, रो के जगह m/v भी लिख सकते हैं, इंटू CRMS का स्क्वायर। ठीक है, इस 3 को इधर भेज दीजिए तो क्या मिलेगा आपको, 3P = 1/v इंटू, ऐसा कीजिए ना, दोनों साइड 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इंटू m इंटू CRMS का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया 3/2P = हाफ मास इंटू स्पीड का स्क्वायर। ये क्या देता है, काइनेटिक एनर्जी देता है ना। तो इस टर्म को हम काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे काइनेटिक एनर्जी और डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3/2P आ गया। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 3/2P हो जाएगा। इसमें एक और रिलेशन बोला जाता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। क्या पूछा जाता है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो देखते हैं कि क्या है रिलेशन काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो V को इधर से, ये हम लोग जानते हैं ना, 3/2P = कितना, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई V, यही है। V को इधर से इधर भेज दीजिए, क्या आ जाएगा, 3/2PV = क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो गया। और PV क्या होता है, RT के बराबर पर 1 मोल, तो PV = RT। तो हम लिख सकते हैं क्या कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये 3/2RT के बराबर होता है। ये एक्सप्रेशन आपसे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या एक्सप्रेशन है, तो आप क्या बोलेंगे, 3/2RT। आपसे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी किस तरह से डिपेंड कर रहा है टेम्परेचर पे, तो आप बोल सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, टेम्परेचर के। ठीक है, तो ये हमने काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन देख लिया है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और। ठीक है, आप लोग को मैंने क्या पढ़ाया, CRMS यही पढ़ाया, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ठीक है, इसके बाद आता है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। क्या आता है बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मान लीजिए ना कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास बहुत सारे गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मान लीजिए इसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, इसकी 3 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 2 है। ठीक है, इस तरह से है। तो अगर हम आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें सबसे ज़्यादा स्पीड कौन सा नज़र आ रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, सर 3 वाला सबसे ज़्यादा बार है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के पास जो स्पीड होती है ना, इस स्पीड को हम लोग क्या बोलते हैं, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जो भी स्पीड प्रेजेंट होगा उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल
स्पीड बोलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के पास जो भी स्पीड प्रेजेंट होंगे, इस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कितना हो गया 3। ये जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है इसके लिए एक्सप्रेशन आता है, अभी आपको मैंने पढ़ाया था CRMS के लिए, क्या पढ़ाया था आपने देखा होगा, √3pv/m, हाँ या ना, यही बताए थे ना, ठीक है। यहां पे जो आता है ये होता है √2pv/m, ठीक है। या फिर हम लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं, सिंपल सा, और थोड़ा सिंपल अगर करना चाहेंगे, √2p/ρ, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। रो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2p डिवाइड बाई डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाता है तो ये क्या आ जाता है 2pv/m। ये जो है ये मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के लिए क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, एक्सप्रेशन है। इसके बाद pv को हम लोग RT भी लिखते हैं, तो ये C मोस्ट प्रोबेबल दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2RT/m भी ये कहलाता है, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है ये टेम्परेचर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है। RMS भी क्या था, RMS भी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, क्या, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। मोस्ट प्रोबेबल भी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के। तो ये सारे वैल्यूज आप लोगों को याद रखने हैं कि एग्जाम में आए तो हम लोग तुरंत बना दे, ठीक है ना। देखिए ये जो R आपको दिख रहा है ना, गैस कांस्टेंट, इस R को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू R को हम लोग K इंटू Na भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, K इंटू Na डिवाइडेड बाई M, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा, K इंटू Na डिवाइड बाई M। K बोले तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और Na बोले तो एवोगाड्रोस नंबर। तो R जो है, इस R को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो ये था हमारा जो कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड था। इसके बाद हम लोग लास्ट आते हैं जो कि स्पीड में आता है, जिसको हम बोलते हैं मीन स्पीड। क्या बोलते हैं बच्चों, मीन स्पीड, ठीक है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल से, मान लेते हैं यहाँ पे गैस है तो गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ही होंगे, ये है, ये है, ये है, और हर एक मॉलिक्यूल की कुछ ना कुछ स्पीड होती है। इसकी C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, इसी तरह से n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इसकी कितनी हो जाएगी Cn। तो यहाँ पे हमसे पूछा जाता है कि मीन का वैल्यू बताइए कि मीन स्पीड कितना होगा। तो आपको पता है मीन कैसे निकालते हैं, सारे स्पीड को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, सॉरी, सारे स्पीड को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। और इसको ऐड करने के बाद हम लोग इसका मीन निकाल देंगे, तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, मीन स्पीड मिलेगा, ठीक है। मीन स्पीड के लिए भी एक्सप्रेशन आता है, ये जो मीन स्पीड है Cm दिस इज इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ 8/π इंटू P डिवाइडेड बाई रो, ठीक है। वहां पे आप लोग मैंने CRMS पढ़ाया था तो 3/π था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को मैंने क्या बताया, मोस्ट प्रोबेबल बताया, ये 3 था। CRMS क्या था, 3p/ρ था, वो 2p/ρ था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आए हैं मीन स्पीड में, ये 8π इंटू p/ρ है, ठीक है। तो C मीन, इसको हम लोग और लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कितना, 8/π, इस रो को मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऊपर चला जाएगा तो ये pv/m, और pv को हम लोग RT लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 8/π इंटू RT डिवाइडेड बाई m। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो ये जो मीन स्पीड है ये भी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के, ठीक है। तो ये हमारा मीन स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया ओवर, ठीक है। इसके बाद हम लोगों को देखना है यहाँ पे फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ, ठीक है, फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। तो समझते हैं कि आखिर ये फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ ये होता क्या है, ठीक है ना। अब देखिए समझिए इधर, है ना, मान लीजिए कि ये कंटेनर है हमारे पास, ठीक है,
और इस कंटेनर में बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। क्या है? बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, अब ये गैस का मॉलिक्यूल आया, आके एक बार इससे टकराया। ठीक है, इससे टकराने के बाद गया और ये जाकर के इससे टकराया। दो सक्सेसिव कॉलिजन के बीच की जो दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं फ्री पाथ। ठीक है, गैस के मॉलिक्यूल के बीच की दो सक्सेसिव कॉलिजन, इस बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। ठीक है, अब ये यहां से निकलेगा, इससे टकराएगा, ये दूसरा फ्री पाथ हो गया। यहां से निकलेगा, इससे टकराएगा, तीसरा हो गया। तो ये क्या हो गया? ये मीन फ्री, सारे का मीन निकाल देंगे अगर हम लोग, तो ये क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मीन फ्री पाथ। तो ये जो मीन फ्री पाथ होता है, ये क्या है? मीन ऑफ ऑल द फ्री पाथ। क्या है ये? ये है मीन ऑफ ऑल द फ्री पाथ। ठीक है, और इसके लिए जो वैल्यू आता है, ये होता है 1/√2π n इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, जहां पे n जो है, n, इस n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, यूनिट वॉल्यूम में कितना मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? n बोलते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात? आप लोग जानते हैं कि PV जो है ये RT के बराबर होता है। PV किसके बराबर होता है? PV इज इक्वल टू RT होता है। R को हम लोग क्या लिखते हैं? K इंटू NA लिखते हैं। तो PV इक्वल टू K इंटू NA इंटू T भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये V को इधर ले आइए, K इंटू T को इधर कर दीजिए, तो आपको मिलेगा NA डिवाइडेड बाई V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P डिवाइडेड बाई K T। और NA बाई V नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब ये स्मॉल v है, स्मॉल n है, और स्मॉल n का वैल्यू कितना आ गया? P डिवाइड बाई K इंटू T। इस एक्सप्रेशन में आप लोग स्मॉल n का वैल्यू पुट करके देखिए क्या आता है। आप अगर देखेंगे तो लैम्डा m का वैल्यू आ जाएगा कितना, जैसे पुट करेंगे ये हमको मिलेगा K इंटू T डिवाइडेड बाई √2π इंटू P इंटू डी स्क्वायर। यहाँ पे D जो है ये मॉलिक्यूल्स का डायमीटर है। तो अगर आप देखेंगे तो ये मीन फ्री पाथ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मीन फ्री पाथ क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टेम्परेचर के। ठीक है, याद रहेगा ये बात, है ना? तो ये हमारा जो है ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का कॉन्सेप्ट हो गया ओवर। ठीक है, इतना आप लोग पढ़ के जाएंगे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे आएंगे और आगे जो हम पढ़ेंगे वो है ऑसिलेशन। क्या है? ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन टॉपिक है जो ऑसिलेशन में बताएंगे सारा कुछ, ऑलमोस्ट वेव में भी पढ़ना है। ठीक है, और कुछ टर्म्स अलग हैं जो कि आपको बता दिए जाएंगे। ठीक है ना, ऑसिलेशन में क्या क्या देखेंगे हम लोग ये समझते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले है यहाँ पे पीरियोडिक मोशन। क्या है? पीरियोडिक मोशन। तो बच्चे पीरियोडिक मोशन, वो मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट होता है, उस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। वो मोशन जो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिक मोशन। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, ये सब क्या है? ये सब पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद आता है ऑसिलेशन। इसके बाद क्या आता है? ऑसिलेशन। ठीक है, ऑसिलेशन क्या है? ये भी एक तरह का पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, लेकिन ये एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन है। क्या है? मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन। मान लेते हैं कि ये एक सिंपल पेंडुलम है। हम इस सिंपल पेंडुलम को हिला दिए। जब हम इसको हिलाएंगे तो क्या होगा? ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर लौट के इधर आएगा। तो ये इसी तरह के मोशन में हो जाएगा, हाँ या ना? अब क्या हुआ कि ये मीन पोजीशन है और ये मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑसिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
ऑसिलेशन। और इसमें जो सबसे लास्ट में आता है इसको हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और हमसे इस चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन का ही कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, ठीक है। अब सर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो देखेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ये क्या होता है। मान लेते हैं ये सरफेस है, ये वॉल है, यहाँ पे हमने एक स्प्रिंग लगा दिया इस तरह से, ठीक है, और एक बॉडी यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। ये अभी नॉर्मल कंडीशन है, मतलब ये अभी मीन पोजीशन पे है। कहाँ पे है, मीन पोजीशन पे है, ठीक है। अब हुआ क्या कि हम इसको पकड़ के खींच दिए, ठीक है। इसको पकड़ के खींच सकते हैं, खींच सकते हैं, इस तरह से हमने इसको क्या किया, खींच दिया, ठीक है। जब हम खींचेंगे तो ये स्प्रिंग इधर एक फोर्स लगाएगा जिसको आप लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये डिस्प्लेसमेंट हम मान लेते हैं कुछ x। अब जैसे हम इसको छोड़ेंगे तो ये बॉडी मीन पोजीशन के अबाउट आगे पीछे होगा और एक स्ट्रेट लाइन में होगा ना, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स है या यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, स्मॉल एफ से एक्सेलरेशन को लिखेंगे, आप देखेंगे जब डिस्प्लेसमेंट उधर हुआ है तो फोर्स इसके जस्ट अपोजिट है, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा। तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो इस तरह का मोशन क्या कहलाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा, ठीक है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ मीन पोजीशन या फिर फिक्स पोजीशन इन अ स्ट्रेट लाइन। याद रखना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में होगा, और स्ट्रेट लाइन में होगा। और इसमें कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या कंडीशन है, तो आपको बस एक लाइन में बोल देना है कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये चीज समझ में आया आप लोगों को बात, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन था। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ चीजें सीखनी है हम लोग को, टाइम पीरियड क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग सीखेंगे, है ना। तो आइए एक डायग्राम बनाते हैं हम लोग छोटा सा। मान लीजिए ये है हमारा सिंपल पेंडुलम, ठीक है। इस सिंपल पेंडुलम को हमने एक बार इस तरह से धक्का दे दिया तो ये यहाँ जाएगा, फिर ये इधर से इधर आएगा, है ना, यहाँ से यहाँ गया। इस पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन। फिर ये मीन पे आएगा, मीन से फिर इधर आ जाएगा ये एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। ये है एक्सट्रीम पोजीशन और ये क्या है, ये है मीन पोजीशन, ठीक है। अब समझिए क्या होता है, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले हम लोगों से पूछा जाता है कि टाइम पीरियड बताइए क्या होता है। टाइम पीरियड क्या पूछा जाएगा कि बताइए टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है इस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। सेम कॉन्सेप्ट वेव में भी यूज होगा, एक वेव को बनने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगे, एक ऑसिलेशन मतलब एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन और लौट करके फिर सेम एक्सट्रीम पोजीशन पे चले आना, इसमें जो भी टाइम लगेगा इस टाइम को हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि बताइए लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होगी। क्या पूछा जाता है, लीनियर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी को हम लोग न्यू से लिखते हैं और ये जो लीनियर फ्रीक्वेंसी है ये इनवर्स होता है टाइम पीरियड के। क्या होता है ये इनवर्स होता है टाइम पीरियड के। हमसे इसका यूनिट भी पूछ दिया जाता है कभी कभी, तो इसका जो यूनिट है बच्चों, इसका यूनिट होता है या तो आप सेकंड इनवर्स लिखिए या फिर हर्ट्ज लिखिए। क्या लिखिए, हर्ट्ज। तो लीनियर फ्रीक्वेंसी के जो यूनिट है ये क्या है, ये सेकंड इनवर्स लिखिए या फिर हर्ट्ज, दोनों सेम चीज़ है ना। तो ये हो गया लीनियर फ्रीक्वेंसी। इसके बाद अब अगर आप देखेंगे तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कुछ हो रहा है ना, हाँ या ना। जब ये इधर मूव कर रहा है तो कुछ एंगल कवर कर रहा है ना, तो इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी होगी। तो हमसे तीसरा चीज जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी या फिर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये कितना होगा। तो याद रखना है कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है। जैसे आप लोग लीनियर वेलोसिटी में क्या पढ़ते हैं, लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम पढ़ते हैं, हाँ या ना। उसी तरह से यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अगर हम आपको ये बोल दें कि बाबू एक चक्कर कंप्लीट कर लिए हैं, इस तरह से एक चक्कर यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ से जाकर के यहाँ से यहाँ चले आए हैं, तो आपने कितना, फॉर वन कंप्लीट साइकिल, फॉर वन कंप्लीट साइकिल
एक कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा का वैल्यू तो आप बोल देंगे ना सर 2 पाई, और एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उस टाइम को क्या बोलते हैं आप लोग, तुरंत अभी बताए हैं आप लोग कि सर इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। ये भी एग्जाम में आपसे बहुत पूछा जाता है कि बताइए ओमेगा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये सब रिलेशन डायरेक्ट बनेंगे। ठीक है ना। अब आपसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरह से कुछ पूछा जा सकता है कि मान लीजिए कि लेट अ बॉडी, क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि लेट अ बॉडी मेक्स 72 ऑसिलेशंस इन 1 मिनट, ठीक है। तो बोल देगा कि फाइंड इट्स लीनियर फ्रीक्वेंसी, मतलब आपको बोल देगा कि न्यू बताइए कि कितना होगा। अब बताइए 1 मिनट में कितना ऑसिलेशन, 72 ऑसिलेशन, हाँ या ना। 1 मिनट बोले तो 60 सेकंड में कितना ऑसिलेशन, ठीक है, 72 ऑसिलेशन। और हमको पता है कि 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन होगा, उसी को हम लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो 1 सेकंड में कितना ऑसिलेशन, तो 1 सेकंड में आप बोलेंगे सर 72/60 कर दीजिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट वैल्यू कितना आ जाएगा, हमको लगता है कि 1.2 हर्ट्ज के बराबर आ जाएगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ये 1.2 हर्ट्ज। तो इस तरह का क्वेश्चन मिल सकता है आप लोगों को और एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए। ठीक है, एक तो ये पूछता है, दूसरा आपसे पूछता है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट। तो इसका यूनिट आपको याद रखना है कि ये रेडियन पर सेकंड होगा। क्या होगा यूनिट, इसका यूनिट होगा रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे मेरे ख्याल से, है ना। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो हम लोग से पूछा जाता है ये है सिंपल पेंडुलम। क्या है, सिंपल पेंडुलम। ठीक है, सिंपल पेंडुलम आप लोग जानते हैं किसको बोलते हैं हम लोग, अभी हम लोग उतना देर से जो बनाए हैं, ये पेंडुलम क्या कहलाता है, सिंपल पेंडुलम कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कि सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना है, एल है। इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ कितना है बच्चों, एल है। ठीक है, हमसे पूछा जाता है कि इस सिंपल पेंडुलम का लेंथ जो है ये एल है, आप बताइए कि इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना होगा। ठीक है, तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, बता सकेंगे आप लोग, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है ये 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर होता है। कितना होता है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी के बराबर होता है, जहाँ पे l जो है ये लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसी में एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। क्या है, सेकेंड्स पेंडुलम। ठीक है सर, सेकेंड्स पेंडुलम क्या होता है, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाए, 2 सेकेंड्स हो जाए। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना हो जाए, 2 सेकंड हो जाए, तो उस तरह के पेंडुलम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड्स पेंडुलम बोलते हैं। अब देखिए, जैसे सेकेंड्स पेंडुलम में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड लगाएंगे आप लोग, तो t2 इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी आ जा रहा है, हाँ या ना, आ जा रहा है ना। ठीक है, ये 2 और ये 2 कट गया, पाई को इधर ले आइए, क्या मिलेगा, 1 बाई पाई इज इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी, स्क्वायर को रूट को हटाएंगे तो ये आ जाएगा 1 बाई पाई स्क्वायर इक्वल टू एल बाई जी, जी को इधर भेज दीजिए, तो एल इज इक्वल टू जी बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू कट जाता है, सेम रहता है, सेम आ जाता है ये वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1 मीटर। याद रखेंगे कि सेकेंड्स पेंडुलम का जो लेंथ है ये कितना होता है, 1 मीटर होता है। लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम कितना होता है बच्चों, 1 मीटर होता है। याद रहेगा ये सब चीज ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, तो ये हो गया हमारा सिंपल पेंडुलम। ठीक है, इसके बाद स्प्रिंग पे भी आते हैं हम लोग, है ना। स्प्रिंग, हम लोगों से स्प्रिंग से रिलेटेड भी कुछ सवाल पूछे जाते हैं।
ठीक है। मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग से एक मास लगा के रखे हैं m, ये इसका मीन पोजीशन है। बाद में हमने क्या किया, इसको इधर से इधर पकड़ के खींच दिया, ठीक है, यही काम किए और फिर छोड़ दिए। जब इसको छोड़ेंगे तो ये ऑसिलेट करेगा, ठीक है। हमसे पूछा जाता है कि इस स्प्रिंग का बताइए कि क्या होगा ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मान लेते हैं इसका जो k का वैल्यू है, स्प्रिंग कांस्टेंट ये कितना है, ये k है। स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, इसका k है। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग निकालना है हम लोगों को, ठीक है ना। क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ स्प्रिंग निकालना है। आप लोगों ने पढ़ा है कि F इक्वल टू जो होता है ये माइनस ऑफ kx होता है, पढ़े हैं ना ये चीज़, हाँ या ना। और F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है। तो ma इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ kx। तो a इक्वल टू कितना आ गया, माइनस ऑफ kx डिवाइडेड बाई m। एंड एक्सेलरेशन जो होता है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये आपका बराबर होता है किसके, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स के, ठीक है। ये दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स बाई एम। माइनस माइनस कट गया, एक्स और एक्स कट गया, ठीक है। तो ओमेगा का वैल्यू कितना आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया, ओमेगा इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट के बाई एम, ठीक है। और ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टी होता है। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई एम। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। ये टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है किसका, स्प्रिंग का, ठीक है। स्प्रिंग का टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कितना, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के। अब इसमें क्या होता है ना कि हम लोगों को बोल दिया जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कॉम्बिनेशन है मतलब यहाँ पे हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं। तो इसमें जो हम लोग को पढ़ना होता है, एक पढ़ना है पैरेलल कॉम्बिनेशन और दूसरा पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, तो ये स्प्रिंग कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, स्प्रिंग जो है ये कुछ इस तरह से कनेक्ट होगा। मतलब जितना भी स्प्रिंग है सारे स्प्रिंग का एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा और दूसरा एक एंड दूसरे एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा। क्या होगा, एक एंड एक पॉइंट पे कनेक्ट होगा और दूसरा एक एंड दूसरे एक पॉइंट पे। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k1 मान लीजिए और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k2 मान लीजिए और इसका मास जो है ये कितना है, m है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताइए इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप लोगों ने क्लास 9-10 में पढ़ा होगा रजिस्टर, और वहां पे ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पढ़ा होगा जहां पे सीरीज ग्रुपिंग होता है और पैरेलल ग्रुपिंग होता है, ठीक है। तो वही सेम चीज है यहाँ पे, बस सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाता है। यहाँ पे जो आता है पैरेलल ग्रुपिंग में ये k इज इक्वल टू k1 प्लस k2 हो जाता है। जो रजिस्टर में सीरीज में आता है वो यहाँ पे स्प्रिंग के केस में क्या होता है, पैरेलल में आता है, ठीक है। और इसी तरह से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टाइम पीरियड बताइए तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के आया था ना, और k का वैल्यू कितना है, k1 प्लस k2। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, k की जगह क्या, k1 प्लस k2। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। इसी तरह से कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में दूसरा जो आता है इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगा। मतलब एक स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग का दूसरा एंड एक और स्प्रिंग से जाके कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक मास से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लेते हैं k1 है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k2 है। अब बोला जाता है कि इसका इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट बताइए। इक्विवेलेंट का मतलब मैंने बताया कि इन दोनों के जगह हमको एक अकेला स्प्रिंग यूज़ करना है जो सेम काम करे जो ये दोनों मिल करके कर रहे हैं। तो बताइए आप कौन सा स्प्रिंग कांस्टेंट कितना यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, ks है। कितना है स्प्रिंग कांस्टेंट, ks। तो ये जो ks होगा यहाँ पे
1/ks इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में होता है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये वाला जब रजिस्टर था तो ये पैरेलल में ये फॉर्मूला आता था, और यहाँ पे किस में आ रहा है, सीरीज में आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो था ऑसिलेशन में यही टॉपिक पूछे जाते हैं। ऑसिलेशन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कंडीशन क्या है, अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो आपको नहीं भूलना है ये कंडीशन कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस चीज़ को एकदम भी नहीं भूलना है, ठीक है ना, किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता जो है ये वेव है। ठीक है ना, इसी से मिलता जुलता क्या है, वेव है। तो वेव तो आप लोगों को मैंने जैसे टाइम पीरियड बताया, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताई। ठीक है, तो ये सारा कुछ वेव में भी है। ठीक है ना, हम लोग को यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग एक पढ़ना है टॉपिक, में पढ़ना है न्यूटन्स इक्वेशन for velocity of sound in gaseous medium. Newton's equation for velocity of sound in gaseous medium. ठीक है, न्यूटन्स इक्वेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैसियस मीडियम, ये हम लोगों को पढ़ना है। न्यूटन्स ने बोला कि जब भी साउंड जो है ये गैसियस मीडियम में ट्रैवल करेगा तो इसकी जो वेलोसिटी होगी ये डिपेंड दो चीज़ों पे करेगा, एक बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पे और दूसरा डेंसिटी पे। किस किस चीज़ पे, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम, ई को क्या बोलते हैं हम लोग, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, ये बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर। ठीक है, दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी के ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके बाद न्यूटन्स ने बोला हम लोगों को, ठीक है, कि ये जो साउंड वेव जो है ये गैसियस मीडियम में जब ट्रैवल करेगा तो ये प्रोसेस स्लो होगा। ठीक है, स्लो प्रोसेस बोले तो, ठीक है, ठीक है, न्यूटन्स ने क्या बोला कि प्रोसेस कैसा होगा, प्रोसेस विल बी स्लो। ठीक है, प्रोसेस विल बी स्लो। न्यूटन्स ने क्या बोला कि जब साउंड ये गैसियस मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा तो ये कैसा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस होगा स्लो। ठीक है, और अगर स्लो प्रोसेस होगा मतलब ये कैसा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। मतलब कैसा हो गया, आइसोथर्मल प्रोसेस हो गया। ठीक है, तो न्यूटन का कहना था कि ये जो साउंड का प्रोपगेशन है, जो साउंड जो ट्रैवल करता है, ये क्या है, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। ये किसने बोला, न्यूटन्स ने बोला। ठीक है, लेकिन न्यूटन्स ने जो अपना बात बोला कि ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट को ये फॉलो करता है। ठीक है, लेकिन ये बात हो गई गलत। ठीक है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, हम लोग बोलते हैं और हमारा साउंड तुरंत सुनाई देता है ना, हाँ या ना। तो ये जो है ये प्रोसेस फास्ट है, तो इसको सही करने के लिए आए फिर लैपलस। कौन आए, लैपलस। ठीक है, लैपलस करेक्शन या लैपलस इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। लैपलस ने बोला कि नहीं, साउंड वेव जो है ना, ये जो ट्रैवल करता है ये बहुत हाई स्पीड से बहुत फास्ट ट्रैवल करता है। ठीक है, मतलब ये एक फास्ट प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस। लैपलस ने बोला कि साउंड का प्रोपगेशन जो है ये क्या है, ये फास्ट प्रोसेस है। और अगर प्रोसेस फास्ट है तो हमको पता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है ये क्या है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बच्चों, ये फास्ट प्रोसेस होता है। मतलब प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव क्या है, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, और मतलब ये फास्ट प्रोसेस है। मतलब यहाँ पे हीट जो है ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा, मतलब चेंज इन हीट का वैल्यू ऑलवेज क्या होगा, 0 होगा। और उन्होंने बोला कि इसका जो एक्सप्रेशन है V इज इक्वल टू अंडर रूट गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई रो के बराबर होगा। ठीक है, गामा इंटू पी डिवाइडेड बाई रो के बराबर होगा। ठीक है ना, वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना, गामा इंटू पी डिवाइड बाई रो। जब आप इससे पहले वाले में अगर आप देखेंगे, ठीक है, इससे पहले वाले स्लाइड में अगर हम लोग आते हैं
ठीक है ना। तो ये क्या है, v इक्वल टू अंडर रूट ई बाई रो है ना, और यहाँ पे जो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है जब उसको कैलकुलेट करते हैं तो ये e का वैल्यू जो है ये p के बराबर होता है। तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी जो है ये अंडर रूट p बाई रो के बराबर है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए, ठीक है ना, तो ये गामा इंटू पी डिवाइड बाई रो के बराबर होता है, ठीक है ना। अब देखिए आगे हमसे पूछा जाता है कि क्या टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है या प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है वेलोसिटी ऑफ साउंड के ऊपर जब वो गैसियस मीडियम में ट्रैवल कर रहा होगा। तो देख लेते हैं पड़ता है कि नहीं। हम लोग जानते हैं पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, गामा डिवाइड बाई रो इंटू पीवी की जगह क्या लिख सकते हैं, एनआरटी डिवाइड बाई वी लिख सकते हैं ना। अब देखिए गामा रो एन आर वी सारा का सारा कांस्टेंट है। ये जो वेलोसिटी है ये किसके ऊपर डिपेंड कर जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखना है कि टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड की वेलोसिटी गैसियस मीडियम में इंक्रीज करेगी और टेम्परेचर के घटने से साउंड की वेलोसिटी गैसियस मीडियम में क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बट यहाँ पे देयर इज नो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। याद रखना है कि कहीं पे प्रेशर है नहीं ना है, तो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, देयर इज नो इफेक्ट, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट साउंड की वेलोसिटी पे नहीं पड़ता है, ठीक है। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट आपको साउंड की वेलोसिटी पे क्या होगा, नहीं पड़ेगा। ये है क्या, ये है लैपलास करेक्शन। ये सारे फार्मूलाज को आप लोगों को याद रखने हैं कि हाँ ये फार्मूला आ सकता है एग्जाम में। लैपलास ने क्या बोला, लैपलास ने बोला कि साउंड का जो ट्रैवलिंग है ये फास्ट प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस है मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस है, मतलब चेंज इन हीट जीरो होगा, मतलब हीट रिमेन्स कांस्टेंट होगा। ये सारी बातों को याद रखना है। हाँ टेम्परेचर के ऊपर वेलोसिटी डिपेंड करता है, तो ये सब एग्जाम में आएगा ना तो आप लोग तुरंत मार सकते हैं, है ना। तो इसको कहानी की तरह समझ के रखना है इन सबको, है ना। ये आ गया हमारा लैपलास करेक्शन। इसके बाद आता है डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहां पे दो चीज होती हैं, एक होता है सोर्स और एक होता है ऑब्जर्वर, ठीक है। ये है सोर्स और ये है ऑब्जर्वर, ठीक है। साउंड की वेलोसिटी हम मान लेते हैं कि v है। साउंड की वेलोसिटी कितनी है, v है। अब देखिए ये सोर्स मूव करे या ऑब्जर्वर मूव करे, कोई भी मूव करे, है ना, सोर्स मूव करे ऑब्जर्वर मूव करे, साउंड की फ्रीक्वेंसी पे चेंज होगा, ठीक है ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। और ये जो जब ये मूव करेंगे तो जो साउंड की फ्रीक्वेंसी है ये होगी v माइनस VL बाई v माइनस VS इनटू न्यू के बराबर। न्यू क्या है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है जब दोनों कोई रेस्ट पे है तब, ठीक है। अब देखिए ये ऑब्जर्वर बोले या फिर लिसनर बोल सकते हैं, है ना। देखिए अगर लिसनर रेस्ट पे है, ठीक है, और सोर्स इधर मूव कर रहा है, क्या हो जा रहा है, लिसनर रेस्ट पे है और सोर्स इधर मूव कर रहा है। याद रखिए जब भी सोर्स से लिसनर की तरफ मूव करेंगे हमेशा वेलोसिटी जो भी हो उसको पॉजिटिव लेना है, और जब भी लिसनर से सोर्स की तरफ मूव करेंगे हमेशा जो भी वेलोसिटी हो उसको हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है, ठीक है ना। हमेशा सोर्स से लिसनर की तरफ मूव करेंगे वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, और लिसनर से सोर्स की तरफ मूव करेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव होगा। आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करके देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। देखिए कैसे, मान लीजिए पहला केस, मान लेते हैं लिसनर रुका हुआ है और सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है ना। तो जब सोर्स लिसनर की तरफ जा रहा है तो सोर्स की वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई और लिसनर रुका हुआ है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो न्यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, v माइनस 0 बाई v माइनस VS इंटू न्यू। अब देखिए ये v माइनस 0 मतलब v हो गया डिवाइडेड बाई v माइनस VS इंटू न्यू। अब ये नीचे वाला नंबर जो है ये तो ऊपर वाले से छोटा है, और नीचे वाला नंबर अगर ऊपर वाले से छोटा हो गया है तो पक्का कि ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगा। मतलब आप रुके हुए हैं और हम आपके सामने चल चल करके आ रहे हैं तो मेरी फ्रीक्वेंसी तेज होती जाएगी, हाँ या ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको फ्रीक्वेंसी ज्यादा से ज्यादा सुनाई देगी, ठीक है। तो ये जो भी इफेक्ट रहेगा आप उसको देख सकते हैं। सिर्फ एक साइन कन्वेंशन का एक मेथड याद रखना है कि अगर सोर्स
कि सोर्स से लिसनर की तरफ जा रहे हैं तो सारे वेलोसिटी को पॉजिटिव लेंगे, और लिसनर से सोर्स की तरफ आ रहे हैं तो सारे वेलोसिटी को हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ये है आपका डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। मतलब क्या है, डॉपलर्स का बोलना है कि अगर लिसनर और सोर्स के बीच में जो है वेलोसिटी में अगर चेंज आएगा, मतलब वहां पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी, अगर लिसनर और सोर्स के बीच में, लिसनर मतलब सुनने वाला, सोर्स मतलब बोलने वाला, लिसनर और सोर्स के बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी होगी तो पक्का है कि वहां पे साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। वो फ्रीक्वेंसी हो सकता है बढ़ भी जाए और वो फ्रीक्वेंसी हो सकता है घट भी जाए, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हम लोगों का वेव भी हो गया खत्म। बाकी वेव में सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम है, आप लोगों को मैंने पढ़ाया है। जो भी चीज़ टाइम पीरियड है, लीनियर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यही सारा चीज़ है वेव में, ठीक है। तो जो मैंने ऑसिलेशन में बता दिया है वही सारा कुछ वेव में भी है। तो हम लोग जो है आज यहाँ पे करते हैं अपने इस टॉपिक को ख़त्म। आप लोग ये सारे वीडियोस को अच्छा से देखिए और जो भी सवाल आए एग्जाम में उसको आराम से बनाइए। कोई भी डाउट्स हो मुझे कांटेक्ट कीजिए, आपको पता है मेरा कांटेक्ट नंबर ही पता है, प्लस आप लोग तो जानते ही हैं, ठीक है, कहाँ आना है। ओके देन, थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।